देवी जी हैं, इनसे विनम्र निवेदन कर लेते हैं। अरे भाई साहब, आज तो एकदम से शुरू हो गई। चलिए, सो देखिए बेटा, हम लोग शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बुलबुल अभी अभी पहले क्लास कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हें हर चीज का रिपीटिशन ही चाहिए होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। सो यहाँ पर देखिए बेटा, आप लोगों के पास छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इक्वेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो क्या क्या बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, ठीक है, उनको ध्यान से समझ के चलिएगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था आप लोगों के पास, दैट इज ऑल अबाउट ऑर्स्टेड भाई का कंक्लूजन था एक छोटा सा, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो बहुत सिंपल सी चीज थी। इसने ये कहा था कि भाई अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग वायर है, तो वो अपने साथ हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड को एसोसिएट करेगी। ठीक है, नाउ इररिस्पेक्टिव, मान लीजिए आपके पास एक ये कंडक्टर हो गया एक्स वाई, इसके अंदर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है इन अ डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और या फिर आप लोगों के पास जो कंडक्टर लिया गया है एक्स वाई, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज इन अ डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से। तो अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, एंड विल बी इन सच अ वे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो करंट के साथ हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक छोटे से पॉइंट के लिए हम लोग ये यहाँ पर एक अपना कंपास रखा, तो हमने देखा कि जो कंपास के अंदर निडल है वो अपने आप को करंट की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर अलाइन कर रही है, इस तरीके से। और जैसे ही हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा, तो जो वो कंपास के निडल थी उसने अपनी डायरेक्शन को भी क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया, बट रही कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर। तो ऑर्स्टेड ने सिर्फ और सिर्फ एक ये छोटा सा पॉइंट दिया कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो करंट होगा एक पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर, ये जो करंट है, इस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन रहेगा वो हमेशा कितने एंगल पर रहने वाला है, 90 डिग्री पर रहने वाला है। तो यहां सिर्फ एक ये छोटा सा पॉइंट कि जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द करंट। इसको इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू करंट। सिर्फ ये एक छोटा सा पॉइंट जो कि ऑर्स्टेड ने कहा था आपके पास। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास कुछ बेसिक रूल्स आ जाते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर देंगे बेटा हम लोगों को। तो जो सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे वो याद रखेंगे यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक, भाई अगर आप लोग देखते हैं फ्लेमिंग्स के राइट हैंड थंब रूल को, तो इसके अंदर क्या पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने, कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर करंट की डायरेक्शन जो है वो अवेलेबल है, अब यहाँ करंट का मैग्नीट्यूड नहीं, ये ध्यान रखना है करंट की डायरेक्शन, करंट की जो डायरेक्शन है वो हम लोगों को दी गई है, और हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा वो पता करनी है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम हमेशा किसे यूज करेंगे, अपने फ्लेमिंग्स के राइट हैंड थंब रूल को। ठीक है, इस तरीके से कि जो थंब रहेगा हमारे पास, थंब, दिस विल पॉइंट टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करे, तब जाकर के जो हमारी एनसर्कल्ड फिंगर्स होंगी बेटा, then these encircled fingers, they will gives us what, the direction of magnetic field, ये हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देंगी। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा बेसिक पॉइंट हो गया कि भाई करंट की डायरेक्शन की तरफ हम लोग क्या ले लेंगे, हमारा राइट हैंड का थंब, और जब फिंगर्स को एनसर्कल्ड करेंगे तो जो एनसर्कल्ड फिंगर्स हैं वो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड देगी। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, अपने चार छोटे छोटे डायग्राम्स ध्यान रख लेने हैं कि भाई अगर करंट आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या चल रहा है, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या चल रहा है, करंट ऐसे वेस्ट टू ईस्ट है तो क्या चल रहा है, एंड करंट ऐसे रिवर्स हो जाए ईस्ट टू वेस्ट तो क्या चल रहा है आपके पास। ये जो हमने बनाया ये फिलहाल आपके पास है आपके करंट की डायरेक्शन, इस तरीके से। ठीक, अब इसके अंदर हम लोगों ने मेंशन कर दिया कि भाई अगर करंट अपवर्ड है तो जो कंडक्टर है हमारे पास एक्स वाई, इस कंडक्टर एक्स वाई के लेफ्ट साइड पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दिस विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और राइट साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दिस विल बी इन द
इनवर्ड डायरेक्शन। तो ध्यान रखना है, जहां एनसर्कल्ड फिंगर्स आउट आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, वो आउटवर्ड होगी, और जहां एनसर्कल करते हुए अंदर की तरफ चलेगी वहां इनवर्ड हो जाएगी। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ये किसके लिए रहेगी आपके पास, नॉर्थ के लिए, ठीक है। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये किसके लिए रहेगी बेटा आपके पास, साउथ के लिए। जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट के साथ, तो ये सिंबल भी ध्यान रखना है। और जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बेटा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आप लोगों के पास क्रॉस के साथ। तो ये दोनों सिंबल्स भी ध्यान रखेंगे। फिर करंट अगर डाउनवर्ड हो गया तो ऑर्स्टेड ने बोला ना कि अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर करंट को डाउनवर्ड करा तो अब लेफ्ट साइड पे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है जो पहले आउटवर्ड थी वो क्या हो जाएगी, इनवर्ड। और राइट साइड पे जो पहले इनवर्ड थी अब वो क्या हो जाएगी आपके पास, आउटवर्ड। और जब करंट राइट साइड जा रहा है तो कंडक्टर के ऊपर वाले हिस्से में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा ये कैसे रहेगी, आउटवर्ड। और नीचे वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी, इनवर्ड। और जब करंट लेफ्ट साइड जा रहा है बेटा तो ऊपर वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी, इनवर्ड। और नीचे वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आपकी आउटवर्ड। तो ये चारों के चारों बेसिक पॉइंट्स भी ध्यान रखें कि अगर करंट अप है, डाउन है, राइट है, लेफ्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस किस तरीके से चलेंगी हमारे पास, ठीक है। इसी के साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया कि भाई जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस सिंबल से हो गई, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डॉट से हो गई। अगर हम लोगों को कहीं इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है, क्रॉस फील्ड, ठीक है। अब ये सिंबल क्रॉस वाला नहीं है, सिर्फ प्रॉपर लिखा हुआ है वहां पे क्रॉस फील्ड। तो क्रॉस फील्ड का मतलब क्या होगा, एक ऐसा रीजन जिसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो ये भी ध्यान रखना है, सिंपली a region in which electric field and magnetic field are perpendicular to each other, ठीक है। भाई ये दोनों ही फील्ड एग्जिस्ट करेंगी, ठीक, और दोनों की दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर रहेंगी, 90 डिग्री पर रहेंगी। तो हम लोग उस पर्टिकुलर रीजन को क्या नाम दे देते हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम क्रॉस फील्ड रीजन हो। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। तो पहला रूल तो हमारे पास हो गया जिसमें कि हमने करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी। फिर यहां से जो आपके पास दूसरा रूल चलेगा बेटा ये चलेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये सब क्वेश्चंस में ही काम आएगा आप लोगों के पास बेटा, रूल इंप्लीमेंट करने वाला पॉइंट। सो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल आप लोग कहाँ यूज करने वाले हैं, भाई आप लोगों को जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्ट कर रही है, इज इट डाउनवर्ड, अपवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, ये डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में दी गई है। और दूसरी चीज आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ये भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है। एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर का बेसिक मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये दोनों चीजें आप लोगों को दी गई हैं। और आप लोगों को पता करना है वहां पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये हम लोगों को पता करनी है बेटा। तो देखो किस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे कि भाई जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये किसके साथ पॉइंट करेंगे हम लोग, फोर फिंगर के साथ, ठीक है। जो तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये किसके साथ पॉइंट कर देंगे हम लोग, विद थंब, थंब को पॉइंट कर देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तब जा करके जो हमारे पास मिडिल फिंगर है, देन दिस मिडिल फिंगर will gives will gives direction of induced current, induced करंट। तब जाकर के हमारे पास जो मिडिल फिंगर होगी वो हमें क्या दे सकती है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दे सकती है। भाई किस तरीके से, एक बार छोटा सा पॉइंट है इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं सब लोग मिल करके। भाई सपोज ये आप लोगों ने ऐसे करके बेटा अपने पास ये बनाया,
ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये रही आप लोगों के पास एक क्वाइल, से द क्वाइल इज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये एक क्वाइल दे दी गई है। ठीक है, और इस क्वाइल में जो रोटेशन सेटअप की गई बेटा, वो कुछ इस तरीके से ये सेटअप कर दी गई है। अब इस रोटेशन का मतलब क्या है, दिस पी एस इज मूविंग आउट, ये हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, जो पी एस है, दिस इज मूविंग आउट। ठीक है, इसका मतलब जो फोर्स है पी एस ब्रांच पे, ये किस तरीके से हो गया, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। एंड दिस क्यू आर वाली ब्रांच, दिस इज मूविंग इन, क्यू आर ब्रांच जो है, दिस ब्रांच इज मूविंग इन। सो इसका मतलब जो फोर्स होगा क्यू आर ब्रांच पर बेटा, वो कैसे हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आप सभी लोग फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल को इंप्लीमेंट करके देखो, इन द ब्रांच पी एस, इस वाली ब्रांच में करना है भाई आप लोगों को, पी एस ब्रांच में। तो अगर पी एस ब्रांच में इंप्लीमेंट करते हैं तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है भाई, फोर फिंगर कर दिया आपने राइट साइड। ठीक है, पी एस इज मूविंग आउट आप लोगों की तरफ, so middle finger is pointing in the upward direction, very good, this is from S to P, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे बना दिया करंट इस तरीके से, और जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हैं तो दूसरे में आपको रूल इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से आपके पास फाइनल करंट की डायरेक्शन आ जाती है कि भाई जो करंट फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन, दिस विल बी क्लॉकवाइज। ये जो करंट फ्लो कर रहा होगा यहाँ पे, वो कैसे फ्लो कर रहा होगा, क्लॉकवाइज कर रहा होगा। ठीक, तो हम लोगों ने दो चीजें देखी। पहला, अगर करंट गिवन है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो हो गई फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल से। फिर दूसरा हो गया कि भाई अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन है एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन है और हमें इंड्यूस्ड करंट पता करना है, तो वो हो गया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। फिर इसके बाद हमारे पास तीसरा जो रूल आ जाता है बेटा, दिस इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जब बात आ जाती है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की, तो भाई इसको कहां इंप्लीमेंट करेंगे, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं एक बार। भाई आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये दी गई है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो किसके साथ पॉइंट की जाएगी, दैट विल बी पॉइंटेड विद द फोर फिंगर, पहले की तरह। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ये भी दी जाएगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ये भी क्वेश्चन में दी जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के साथ आप लोग किसे पॉइंट करेंगे, दिस विल बी द मिडिल फिंगर। ठीक है, और अब हम लोगों को पता करनी होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर का बेसिक मतलब क्या हो गया बेटा, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन। सो दिस विल बी गिवन बाय द थंब, विल बी इंडिकेटेड बाय थंब। तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट करेगा, वही डायरेक्शन किसके लिए हो जाएगी बेटा आपके पास, फॉर द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस तरीके से साथ साथ इंप्लीमेंट करना है आप लोगों ने, भाई ये लिया आप लोगों ने नॉर्थ, ये लिया आप लोगों ने साउथ, ये रही आप लोगों की क्वाइल इस तरीके से, सो द क्वाइल इज पी क्यू आर एस। ठीक है, और इस क्वाइल के अंदर आप लोगों को जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो दिया गया है। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अवेलेबल एज दिस वे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हम लोगों को दे दिया इसने कि भाई करंट यहां पर ऐसे फ्लो कर रहा है। अब हमें पता करना है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सभी लोग मिल करके इन द ब्रांच पी क्यू, ये पी क्यू ब्रांच में लगाइए आप लोग फटाफट से। तो देखिए, जब पी क्यू ब्रांच में लगाया, वेरी गुड भाई, ये आप लोगों ने मैच कर दिया इन द इनवर्ड। भाई फोर लेफ्ट हैंड लेना है, फोर फिंगर कर दी राइट साइड, करंट कर दिया अपवर्ड, तो जो आपका थंब है वो कैसे पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द शीट, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ योर डेस्कटॉप, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ योर लैपटॉप, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ योर फोन स्क्रीन। हाँ, तो ये इस पर जो फोर्स लगा पी एस पर, ये लग गया ऐसे अंदर की तरफ।
ठीक है। और अगर आपकी पी क्यू ब्रांच ऐसे अंदर की तरफ जाएगी तो यहां से जो एस आर ब्रांच है ये कैसे मूव करना शुरू करेगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस कॉइल और दिस कंडक्टर बनेगा ये कैसे बन जाएगा बेटा, दिस वे, इन द क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो रूल्स हैं आपके पास, बेसिक स्टैंडर्ड रूल्स, ये तीनों रूल्स सभी को प्रॉपरली क्लियर हुए बेटा अच्छे से? ये तीनों रूल्स सभी को अच्छे से क्लियर हुए प्रॉपरली? चलिए जी। नाउ अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहां पर देखेंगे इस चैप्टर से, वो पॉइंट देखेंगे पूरा का पूरा फोर्स को लेकर के, कि इस चैप्टर में जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो कितने तरीके के और कैसे कैसे लिखे जाएंगे और उनकी सिचुएशंस क्या क्या हैं हमारे पास। ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा हमारे पास यहां पर फोर्स को लेकर के, दिस विल बी द लोरेंट्स फोर्स। एक तो देखेंगे हम लॉरेंट्स मैग्नेटिक, और ये हमारे पास क्या है, लॉरेंट्स फोर्स। तो लॉरेंट्स फोर्स में पॉइंट क्या बनता है कि जो चार्ज पार्टिकल है विल बी मूविंग, विल बी मूविंग इन क्रॉस फील्ड रीजन। जो चार्ज पार्टिकल है वो किस तरीके के रीजन में मूव कर रहा है, क्रॉस फील्ड में मूव कर रहा है। क्रॉस फील्ड रीजन के अंदर मूव करने का मतलब हुआ कि भाई वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है। तो जब चार्ज पार्टिकल बेटा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्रॉस फील्ड में मूव करेगा तो वहां पर आपके पास फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी लगेगा और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा दैट इज गोइंग टू बी ई क्यू, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा दिस इज गोइंग टू बी बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक। तो जब हम लिखेंगे टोटल फोर्स, so this will be written as simply what, this is eq plus bqv sin theta। तो ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला हो जाता है किसके लिए, लॉरेंट्स फोर्स के लिए। कि सिंपल, जब कभी चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन के अंदर मूव कर रहा है जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी वो कितना रहेगा ई क्यू, और जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी वो कितना रहेगा बी क्यू वी साइन थीटा। तो दोनों ने मिलकर के जो फोर्स लगाया उसी को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, वहां पे लॉरेंट्स फोर्स कहेंगे। फिर इसी के साथ इसी के अंदर आप लोगों को एक ये सिचुएशन भी ध्यान रखनी है बेटा क्वेश्चन के लिए, कि दैट इफ चार्ज पार्टिकल, if charge particle moves undeflected, ठीक, in region of क्रॉस फील्ड, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल क्रॉस फील्ड के रीजन में अनडिफ्लेक्टेड मूव करा, अनडिफ्लेक्टेड मूव करा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, सीधे सीधे चलता जा रहा है, किसी पर्टिकुलर फील्ड की तरफ उसका डेविएशन नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डेविएट कर गया या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डेविएट कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो बेटा ये चीज तभी पॉसिबल रहेगी जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो जाए, इक्वेट कर दिया जाए, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ई क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बी क्यू वी sin theta। And as charge particle is moving in the region of cross field, this means this velocity vector will be परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जो वेलोसिटी वेक्टर रहेगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। क्योंकि अगर तुम लोगों ने उसको नॉर्मल ना लेकर के पैरेलल कंपोनेंट लिया तो पैरेलल के केस में थीटा विल बी जीरो, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स लगा ही नहीं पाएगी। ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। सो टेकिंग थीटा टू बी 90 डिग्री, टेकिंग दिस थीटा टू बी 90 डिग्री, जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो Q से Q कैंसिल कीजिएगा और आप लोगों के पास आ जाएगा V इज इक्वल्स टू E बाई बी। इसका मतलब वो वेलोसिटी जिससे कि हमारा चार्ज पार्टिकल क्रॉस फील्ड के अंदर मूव करेगा दैट कैन बी गिवन बाय व्हाट, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ध्यान रहे इस ये पर्टिकुलर जो वेलोसिटी है ये वो वेलोसिटी हो जाएगी जो सभी पार्टिकल्स के पास रहेगी। मतलब अब जितने भी पार्टिकल क्रॉस फील्ड से बाहर निकल रहे होंगे उन सबकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, बराबर हो जाएगी।
तो ये पहला पॉइंट फोर्स का ध्यान रहेगा सभी को अच्छे से बेटा। ठीक, तो ये तो कहानी हो जाती है तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ लॉरेंट्ज फोर्स को लेकर के। अब इसके बाद जो आता है वो भी बहुत प्यारा सा है, देखिए बेटा आपके पास इसमें काफी सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज योर लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। अब ये लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स क्या है? एफ एम। देखिए बेटा ध्यान से, भाई सिंपली व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters in the region of enters in the region of uniform magnetic field and in a perpendicular direction. ठीक, so when a charge particle enters in the region of uniform magnetic field in normal direction, then magnetic field exerts a force on the charge, exerts a force on the charge, and that force is known as what? उसी को क्या नाम दिया जाता है? लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, जिसको कि किस तरीके से लिखा जाता है? दैट एफ एम इज इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा। और अगर इसी को आप लिखते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर, सो दिस एफ एम वेक्टर विल बी रिटन एज क्यू एंड वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और यहां ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है बेटा, दिस पर्टिकुलर पोर्शन गिव्स डायरेक्शन ऑफ गिव्स डायरेक्शन ऑफ एफ एम। ये आपको किसका डायरेक्शन दे देगा? लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। तो सिर्फ अभी जो अभी हमने करे उसमें सिर्फ दो पॉइंट। पहला उसका बेसिक स्टेटमेंट जो रहता है कि भाई जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल डायरेक्शन में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर उस पर एक फोर्स लगाती है जिसको कि हम क्या नाम देते हैं? लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। दूसरी चीज उसका स्टैंडर्ड और बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा? दैट एफ एम इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। और अगर वेक्टर में लिख रहे हैं तो क्यू वेक्टर सॉरी क्यू एंड ब्रैकेट में आ जाएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर यहीं से उसकी दो सिचुएशंस बना दो भाई कि अगर तुम्हारे पास थीटा 0 डिग्री है, ठीक, सो थीटा 0 डिग्री, तो दिस एफ एम विल बी इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा। थीटा को आपने करा 0 तो आपके पास एफ एम भी कितना हो जाएगा? 0। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस मिनिमम लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कि जो लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो गया? मिनिमम हो गया। और अगर आपके पास थीटा जो है वो कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, सो इन दैट केस एफ एम विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? बी क्यू वी साइन थीटा। ये करा आपने थीटा को 90, तो एफ एम विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? बी क्यू वी। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ योर लॉरेंट्स फोर्स, जिसमें कि सॉरी लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स के मैक्सिमम होने की बात आ जाएगी। तो दो तीसरा पॉइंट तो ये हो जाता है, पहला बेसिक स्टेटमेंट, दूसरा हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला ये वाला, और तीसरा इसकी ये दोनों की दोनों बेसिक कंडीशंस। फिर इसी के साथ यहां पर आप लोग जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखेंगे इसके लिए बेटा, वो ये याद रखना है, पहली चीज कि जो लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स है नेवर चेंजेस द स्पीड। भाई लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की स्पीड को कभी चेंज नहीं करेगा। अब जरा सोचिए, जब लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स ने चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करा, मतलब स्पीड आपके पास जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, तो चेंज इन स्पीड आपके पास कितना हो जाएगा? 0। एंड इफ यू रिमेंबर योर वर्क एनर्जी थ्योरम, सो वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर चेंज इन स्पीड 0, तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा? 0। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती थी? जो नेट वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक। तो जैसे ही आपने चेंज इन काइनेटिक को यहाँ पर 0 रख दिया तो आपके पास जो वर्क डन है वो कितना आ जाता है? 0। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स जब चार्ज पार्टिकल पर एक्सर्ट कर रहा होता है, जो वो वहां पे काम कर रहा होता है, तो उसके थ्रू कोई वर्क डन नहीं होता। तो ये पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से कि वर्क डन बाय लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ठीक है, वो हमेशा कितना लिया जाएगा? 0 लिया जाएगा। फिर ये तो हो गया पहला पॉइंट।
फिर दूसरा पॉइंट आप लोग यहां पर क्या ध्यान रखते हैं कि लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स स्पीड तो चेंज नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है. सो एफ चेंजेस ओनली डायरेक्शन. कि भाई जो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसे चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा. अब जब ये डायरेक्शन वाली बात आ जाती है तो यहां से हमारे पास क्या बनता है, सर्कुलर मोशन. ठीक है, अब ये पॉइंट भी ध्यान रखना है आप लोगों ने. सो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स गोइंग टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से आप लोगों का जो चार्ज पार्टिकल है वो किस तरह का पाथ फॉलो करना शुरू कर देगा, एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री. ठीक है, और जैसे ही सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी आप लोगों के पास, तो तुम लोगों को बेटा यहां पर कितनी इक्वेशंस जो याद रखनी है वो देखो. सबसे पहला जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दैट इज द रेडियस. तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आपके पास क्या हो जाएगा, दैट आर इज इक्वल्स टू एम वी बाई बी क्यू. ये तो हो जाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. फिर दूसरी इक्वेशन आ जाती है बेटा आपके पास टाइम पीरियड. ठीक, तो जब टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड इज 2 पाई m/bq. ये आ जाता है आप लोगों के पास टाइम पीरियड की कहानी. ठीक, फिर तीसरी चीज जब आप बात करते हैं तो वो बात करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को लेकर के. ठीक, तो फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी व्हाट, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. तो जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी को कितना लिखा जाता है, BQ/2 पाई m. तो ये हो जाती है बेटा आप लोगों के पास उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन, इस तरीके से. ठीक, और फिर आखिरी जो पॉइंट आता है आप लोगों को यहां पर ध्यान रखने के लिए, दैट इज इट्स एंगुलर स्पीड कह लीजिए, और या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, दैट इज ओमेगा. तो जब बेटा आप लोग ओमेगा की वैल्यू बनाते हैं तो ये कितनी रह जाती है, BQ/m. तो ये चारों पॉइंट आप लोगों को यहां पर ध्यान रखने हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री mv/bq, टाइम पीरियड 2 पाई m/bq, फ्रीक्वेंसी pq/2 पाई m, एंड इसके बाद आप लोगों के पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज bq/m. ये वाले सारे पॉइंट्स हो जाएंगे यहां पर. लॉरेंस फोर्स एंड लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स को लेकर के जो पॉइंट्स हैं बेटा सारे तैयार हो जाएंगे अच्छे से. ठीक, चलिए अब इसी के अंदर एक चीज और भी ध्यान रखेंगे बेटा आप लोग, ये देखिए किस तरीके से. भाई सपोज ये आप लोगों के पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोगों ने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना ली यहां पर एक रफ स्केच लेकर के, इस तरीके से दिस इज बी वेक्टर. और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल जो है क्यू नॉट, वो वी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है कुछ इस तरीके से, एंड एट एन एंगल थीटा टू दिस मैग्नेटिक फील्ड. और वो उस नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है एक एंगल बना लेता है अपना थीटा. तो जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे. तो एक कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास वी एक्स, एंड दिस इज हाउ मच, वी कॉस थीटा. और दूसरा जो कंपोनेंट है बेटा वो हो जाएगा हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज वी वाई, जो कि कितना हो जाएगा, वी साइन थीटा, इस तरीके से. ठीक है, तो अब इसके अंदर भी क्या ध्यान रखना है कि जो वी वाई, दिस वी साइन थीटा है. ठीक है, नाउ दिस विल हेल्प इन, this will help in production of this लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स. भाई ये तो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स बनाने में मदद करेगा. ठीक है, तो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स आपके पास बन जाएगा एफ एम इज इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा. ठीक है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल को किस तरह की ट्रेजेक्ट्री मिलेगी, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री मिलेगी. ठीक है, एंड दिस फर्दर हेल्प्स इन, हेल्प्स इन एग्जीक्यूटिंग अ सर्कुलर पाथ.
ये उसकी मदद करेगा किस तरह के पाथ को फॉलो कराने के लिए, सर्कुलर पाथ को फॉलो कराने के लिए। बट एट द सेम टाइम जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेटा, दैट इज द cos थीटा वाला कंपोनेंट, ये उसको मोमेंटम दे देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो विल गिव मोमेंटम, will give momentum in forward direction, जिसकी वजह से क्या होगा, एनीबडी, जैसे ही इसको मोमेंटम मिल जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो क्या बनाना शुरू कर देगा, दैट रिजल्ट्स इन हेलिकल पाथ। ये किस तरह का पाथ बनाना शुरू कर देगा, हेलिकल, बिल्कुल सही, हेलिकल पाथ बनाना शुरू कर देगा। तो फाइनली भाई हमारा चार्ज पार्टिकल एंटर इस तरीके से करा विद वेलोसिटी v, यहां से बाई चांस मान लेते हैं भाई उसने इस तरीके से सर्कुलर पाथ लिया, अब वही सर्कल जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते ये इस तरीके से वो क्या करेगा, पूरा का पूरा ऐसे अपना बिंदास हेलिकल पाथ लेकर के मूव करना शुरू करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दिस वे। ठीक है, सो ये है वो आपके सारे पॉइंट्स जो कि आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा इन केस ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स एंड द लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। सिर्फ यहां तक की सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी सबकी बेटा, यहां तक की सारी चीजें सबकी प्रॉपरली हो जाएंगी, फिर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं इससे। ठीक, चलिए जी। अब ये तो पहला फोर्स था जो कि किस पर लगेगा, एक चार्ज पार्टिकल पर लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास कंडीशन आती है बेटा फोर्स की, वो क्या कंडीशन है उसको भी देखेंगे आप लोग ध्यान से सभी, एंड दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। भाई अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और उस पर फोर्स की, तो ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन है किस तरीके से, भाई सपोज ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया आप लोगों ने, इस तरीके से बना दिया आप लोगों ने। जी आर्यन बेटा बताइए कहां पे दिक्कत आई। आर्यन एक बार ऑडियो ऑन करके बताओ बेटा कहां पे प्रॉब्लम आई। हाँ सर आर्यन एक्चुअली वो बताइए। पिछले वाले कंसेप्ट में हाँ बिल्लू। सर उसमें जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है सर, हाँ तो हाँ, वो तो हम लोग मतलब उसके अलोंग वी कोस थीटा लेते हैं सर, बट इसमें तो परपेंडिकुलर है। देखो ये हमने सिर्फ एक जनरल डायग्राम बनाया है ये समझने के लिए कि वो दोनों पाथ क्रिएट कैसे होंगे, वो आपका क्वेश्चन पॉइंट है किस तरीके से, ये देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं आपका, इधर ही मेंशन कर देते हैं उसको, या ऊपर ही कर देते हैं, ये यहां लिख देते हैं। ठीक, वो क्या बोलता है कि इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट थीटा इक्वल्स 90, तो किस तरह का पाथ, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारा जो पाथ रहेगा वो कैसा रहेगा, सर्कुलर पाथ रहेगा। फिर दूसरा पॉइंट बोलते हैं इफ थीटा, दिस इफ चार्ज एंटर्स एट थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो हम किस तरह का पाथ बोलते हैं, हेलिक्स। पहले ये बताओ ये पॉइंट अभी क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट। सर ये तो क्लियर ठीक है। है, अब ये देखो जरा, अगर तुमने यहां पर ये लिखा थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब तुमने मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कितना कर दिया आर्यन, थीटा 0, जीरो। थीटा नहीं 0। तो जस्ट सिचुएशन को ध्यान से देखो, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या वहां फोर्स एग्जिस्ट करेगा। नो सर। ठीक है, इस वजह से हम स्टार्टिंग में क्या मेंशन करते हैं जब लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स लिखते हैं, ये देखो यहां पे मैंने इसलिए मेंशन किया था दैट चार्ज पार्टिकल enters in the region of uniform magnetic field in normal direction। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम लिया तो वहां फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा। तो हम लोग बनाते किस तरीके से डायग्राम में, ऐसे कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को हम लोगों ने ऐसे, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैसे रखा, ऐसे इनवर्ड, मतलब अलोंग द दिस नेगेटिव जेड एक्सिस अंदर की तरफ। ठीक है, अब वेलोसिटी जो है वो आर्बिट्री एंगल पर जा रही है आपके पास एक्स वाई प्लेन में, जिसमें कि हमारे पास एक वेलोसिटी हो जाती है आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस पर और एक वेलोसिटी हो जाती है आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, सो दैट दोनों के दोनों कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर रहेंगे,
90 डिग्री पर रहेंगे, और लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स बनेगा, और उस लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स में कौन सा हिस्सा काम करेगा, वी साइन थीटा, और हेलिकल पाथ देने के लिए कौन सा हिस्सा काम करेगा, वी कॉस थीटा। ये चीज होती है बेटा, ठीक है सर, ओके। ठीक है। क्योंकि अगर हमने उसको डायरेक्ट, अभी जैसे मैंने अगर ये ऐसे इसको डायग्राम ऐसे ना बना करके हमने उसको सीधे सीधे ऐसे लिखा ना, तो ये पहले वाला पॉइंट तो चलो ठीक है, वैलिड हो जाएगा, क्योंकि वी साइन थीटा नॉर्मल कंपोनेंट है, कोई दिक्कत नहीं। बट जब हम ये वाला लिखेंगे ना, चार्ज एंटर्स एट थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो यार यहाँ तो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ही खत्म हो गया। और जब लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो जाएगा आपके पास, तो किसी भी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बनेगा। जब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बना तो सर्कुलर पाथ नहीं बना, सर्कुलर पाथ नहीं बना तो वो हेलिक्स भी नहीं बना पाएगा। ये इस तरीके से देखा जाता है बेटा इसको, अब ध्यान रहेगा आर्यन बेटे। यस सर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हम लोग आ गए थे कहां पे, दैट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक छोटा सा हम लोगों ने डायग्राम बनाया, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने कंडक्टर को कुछ इस तरीके से रख दिया। ये लिया आपने कंडक्टर एक्स वाई, ठीक है। और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो आप लोगों ने कंसीडर कर ली यहाँ पे एल। ये कंडक्टर की लेंथ ले ली हम लोगों ने एल, और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है तुम्हारा एक्स टू वाई, ऐसे करके। और अगर बेटा करंट एक्स से वाई जाएगा तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो कैसे हो जाएगा, फ्रॉम वाई टू एक्स, इस तरीके से, एंड एट एन एंगल थीटा, और कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। ठीक, तो यहां जो फोर्स एक्ट करता है बेटा आप लोगों के पास इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर, उसको क्या ध्यान रखना है, दैट एफ इज इक्वल्स टू बिल साइन थीटा। ठीक है, यहां पर ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो फोर्स यहां पर एक्ट करता है वो कितना एक्ट करता है, दैट इज बिल साइन थीटा। और अगर कई बार बोल देता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में आप क्या करेंगे, दिस इज एफ बाई एल विल बी इक्वल्स टू बी आई साइन थीटा। तो ये दोनों फॉर्मुले ध्यान रखने हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हैं तो जो जनरल फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, बिल साइन थीटा। और अगर उसी कंडक्टर पे हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, बी आई साइन थीटा। तो दूसरा जो फोर्स होता है वो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर तीसरा जो फोर्स आता है बेटा हमारे पास, वो किस तरीके से काम करेगा ये देखिए। वो हो जाता है बेटा हमारे पास फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये भाई मजेदार चीज रहेगी, ठीक। इसमें तुम्हारी दो सिचुएशंस बनती हैं, और वो दो सिचुएशंस किस तरीके से, ये देखिएगा बेटा ध्यान से। भाई सपोज अगर आप लोगों के पास कंडक्टर्स जो हैं वो इस तरीके से रखे गए, ठीक, से द कंडक्टर इज एक्स एंड ये कंडक्टर इज वाई, और दोनों में जो करंट है आप लोगों के पास इट इज इन द सेम डायरेक्शन। और दूसरी सिचुएशन ये शायद आप सब लोगों को अच्छे से याद भी हो अब बेटा, कि अगर करंट जो है कंडक्टर्स के अंदर कैसे फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होता है, और अगर वही करंट जो है फ्लो कर रहा हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके पास करंट क्या होता है, सॉरी फोर्स क्या होता है। तो जब करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो द फोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव। वो फोर्स हमेशा क्या रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। और अगर वो फ्लो कर रहा है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो फोर्स रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, रिपल्सिव रहेगा। तो ये तो फोर्स के नेचर की बात ध्यान रखनी है। इफ करंट इज इन द सेम डायरेक्शन देन दिस इज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव, एंड इफ इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन देन दिस इज गोइंग टू बी रिपल्सिव, ठीक। फिर बात आती है मैग्नीट्यूड को लेकर के। भाई सपोज ये दोनों कंडक्टर है हमारे पास, ठीक, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हमारे पास वो चल रहा है आर, ठीक है। एंड जो कंडक्टर्स की लेंथ है दैट इज द आइडेंटिकल, दोनों के लिए बराबर चल रही है। सो लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो बेटा इस सिचुएशन में जब आप लोग फोर्स लिखने की बात करते हैं तो कितना लिखते हैं, दिस इज म्यू नॉट आई वन आई टू एल एंड डिवाइडेड बाई टू पाई आर, इस तरीके से डिवाइडेड बाय टू पाई आर। ये तो बात हो जाएगी फोर्स की। और अगर लिखते हैं बेटा आप लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो उसको कितना लिखेंगे, दिस इज म्यू नॉट आई वन आई टू एंड डिवाइडेड बाय टू पाई आर।
तो ये मुझे बताइएगा आप लोग, ये तीनों फोर्स की सिचुएशन याद रहेंगी कि अगर एक चार्ज पर फोर्स है तो वो दो तरीके से, एक लॉरेंट्ज फोर्स और एक लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। फिर दूसरा, अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो एक फोर्स है। और तीसरा, अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल रख दिए जाएं तो भी एक फोर्स है। ये तीनों सिचुएशंस ध्यान रहेंगी सभी को अच्छे से बेटा, ठीक है। सो ये देखो, अब तुम लोग एक क्वेश्चन बनाओ यहां पर। सपोज अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई बोल दिया गया है वहां पर, सपोज ओरिजिनल जो सिचुएशन थी वो कुछ इस तरीके से, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, कंडक्टर एक्स कंडक्टर वाई, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर। एंड नाउ इन द न्यू केस, ठीक है, और जो पहला केस है यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है, ठीक। और नए केस के अंदर आप लोगों के पास जो करंट है वो इस तरीके से कर दिया जाता है, ठीक है। एंड 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर, ठीक है। तो वो आप लोगों से पूछता है एफ डैश एंड नेचर, एफ डैश एंड नेचर। तो आप लोग जो ऑप्शंस होंगे उसमें किस ऑप्शन को सही ढूंढेंगे, आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। सो ओके, निशा ने नेचर तो बता दिया रिपल्सिव, क्योंकि दोनों के अंदर जो करंट की डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे से क्या है, अपोजिट, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये तो आ गया आप लोगों का नेचर। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखिए क्या बनता है भाई, ओरिजिनल वाले में अगर आप लोगों ने फोर्स को लिखने की कोशिश करी तो क्या करा, म्यू नॉट I1 I2, तो ये कितना हो गया 4L डिवाइडेड बाय 2πr, ये तो बन गया तुम्हारा ओरिजिनल फोर्स, ठीक है। अगर तुम लोगों ने लिखने की कोशिश करी नए फोर्स को तो कितना बना, एफ डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2, सो दिस विल बी ओनली 1L एंड डिवाइडेड बाय दिस 2πr, ये चीज होगी। अगर मैं अपने इस एफ डैश को यहां यूज कर देता हूं तो मेरे पास एफ किसके बराबर बन जाएगा, 4F डैश के। तो बेटा जी एफ डैश कितना आ जाएगा हमारा, F/4। इसका मतलब जो नया फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, F/4, और उसका नेचर क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। तो जो हमारे ऑप्शंस मिलेंगे उन ऑप्शंस में हम ये ढूंढ लेंगे कि नया मैग्नीट्यूड कितना, F/4, और नेचर कैसा, रिपल्सिव। हो जाएगा कहानी भाई सभी की अच्छे से, ये चीज क्लियर हुई सबको प्रॉपरली। स्क्रीनशॉट। हाँ जी बिट्टू। सर अगर इन कंडक्टर्स की लेंथ अलग अलग हो तो फिर क्या करें, देखो इसकी लेंथ उसमें क्या उसमें हमें बोलता है कि कितने लेंथ ऑफ पोर्शन पे हम लोगों को फोर्स निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, ठीक से, ये मैं फिगर प्लॉट करता हूं यहाँ पे, ये दो कंडक्टर दिए आपको, ठीक है। नाउ एक्स एंड वाई, डन। एक्स की जो लेंथ है वो उसने दी आप लोगों को 4 सेंटीमीटर, और y की जो लेंथ है वो आप लोगों को दी 6 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप लोगों को दिया 5 सेंटीमीटर। x में जो करंट दिया वो दिया अपवर्ड डायरेक्शन में 2 एम्पियर, y में जो करंट दिया वो दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 एम्पियर, ठीक है। एंड से वो आप लोगों से बोलता है फोर्स ऑन 2 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ x। आप लोगों को y की वजह से x पर फोर्स पता करना है, और वो भी कितने पोर्शन पे, सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर के पोर्शन पे। तो अगर आप लोग याद करें तो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया और चैप्टर पढ़ाते समय वहां फॉर्मूला लिखा था म्यू नॉट I1 I2L डिवाइडेड बाय 2πr, तो एक चीज लिखी थी कि ये लेंथ क्या होगी, दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर जिस पर फोर्स लगेगा। ये बेटा पहले मेरे को ये बताओ, आपको ये याद आया, जिस बच्चे का भी ये डाउट था, ये चीज याद आई आपको या नहीं, है? यस सर। ठीक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, 2 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ एक्स। भले ही क्वेश्चन में एक्स की लेंथ कितनी दी गई हो 4 सेंटीमीटर, पर वो तुमसे कह कितने पे रहा है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर पे कह रहा है। तो तुम लोग जब फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे तो कैसे डालोगे, म्यू नॉट करंट इन एक्स करंट इन वाई, लेंथ ऑफ एक्स रखेगा तो सही, पर 4 सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ कितनी रखेंगे, 2 सेंटीमीटर, एंड डिवाइडेड बाय 2πr।
तो जब मैंने पूरी वैल्यूज रखनी शुरू करी, सो म्यू नोट कितना हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई एक्स, एंड आई वाई कितना हो गया बेटा हमारे पास 2 इंटू लेंथ ऑफ एक्स जो कि सिर्फ कितनी रखनी है 2 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 10⁻⁻2 एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर, तो आर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2। अब समझ आया बेटू ये? यस सर। ठीक है। अब सपोज देखो, अगर उसने बोला होता फोर्स ऑन, ये पोर्शन वाली चीज नहीं होती, बोलता फोर्स ऑन एक्स, ठीक है, आपको एक्स पे फोर्स पता करना है, तो आप एक्स की पूरी लेंथ लेते 4 सेंटीमीटर। अगर वो बोलता फोर्स ऑन वाई, तो आप वाई की पूरी लेंथ लेते 6 सेंटीमीटर। अब क्लियर हुआ बेटू ये अच्छे से? ओके सर। चलिए जी। सो ये तो कहानी हो जाती है बेटा हमारी फोर्सेस को लेकर के, कि हम लोग फोर्स को किस तरीके से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है बेटा हमारे पास यहाँ पर, दिस विल बी फोर्स से हमारे पास एक चीज बनी टॉर्क। ठीक। सो दिस इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि भाई अगर हम लोगों ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल को रखा, तो उस पर जो टॉर्क है वो कितना लगेगा। ठीक है। तो देखिए किस तरीके से होती है ये सिचुएशन आपकी बेटा, कि भाई ये तो रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। अब इसमें आप लोगों को कॉन्टिन्यूस पार्टिसिपेट करना है ध्यान से बेटा। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप लोगों ने इस तरीके से अपनी कॉइल रखी हुई है, ऐसे करके। ठीक। नाउ से द कॉइल इज पी क्यू आर, और ये एस, ये रखी हुई है बेटा आपके पास। ठीक। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो ये पोर्शन है, ये आपका एंगल बना रहा है यहाँ पे, सो दिस बी थीटा। ठीक। और करंट जो है वो फ्लो कर रहा है यहाँ पर इस तरीके से, आई, ये करंट आई फ्लो कर रहा है। तो आप लोग सबसे पहले रूल इंप्लीमेंट कीजिए पी एस ब्रांच पे, और पी एस ब्रांच में जो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से जो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी ये पता करो, फटाफट से बताओ। ऑन द ब्रांच पी एस, अगर आपने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इंप्लीमेंट करा, राइट हैंड नहीं लगाना है, लेफ्ट हैंड लगाना है ध्यान से, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी राइट साइड, करंट हो गया अपवर्ड, तो आपका जो थंब है वो कैसे पॉइंट कर गया अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि यार फोर्स जो बना पी एस पर वो कैसे बना, इनवर्ड डायरेक्शन में बन गया, यहां से ऐसे अंदर की तरफ। और जब पी एस ब्रांच अंदर की तरफ मूव करेगी, तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लेंगे कि भाई यार यहां पर हमारे पास जो क्यू आर ब्रांच है वो कैसे आ रही होगी, ऐसे बाहर की तरफ आएगी। ठीक है। तो फोर्स ऑन दिस क्यू आर ब्रांच विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ, जिसकी वजह से हमारी जो क्वाइल है अपने गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, ठीक, ये किस तरीके से घूमना शुरू कर देगी, दिस वे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे घूमना शुरू कर देगी। ठीक है। और जब ये घूमना शुरू करेगी तो एक एक दो चीजें मेंशन कर लो यहाँ पे, कि भाई जो कंडक्टर है हमारा, ये जो हमने क्वाइल रखी है, सो ये जो पी एस पोर्शन है, सो दिस बी, इसका डायमेंशन एक्स, और जो ये एस आर पोर्शन है इसका डायमेंशन बी से वाई। तो इस हिसाब से जो एरिया ऑफ द लूप है हमारे पास, ठीक, और एरिया लिखने से पहले एक चीज और भी लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर, जो कि ध्यान रखना है क्वेश्चन के टाइम पे, कि भाई अगर आप लोग लिखते हैं फोर्स ऑन पी एस, तो फोर्स ऑन पी एस कितना बनेगा आपके पास, भाई पी एस ब्रांच की डायमेंशन कितनी है एक्स, करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये ब्रांच कितने एंगल पर है 90 डिग्री पर। तो फॉर्मूला आप लोगों ने लगाया बी आई एल एंड साइन थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है ये कितनी है 90, तो आपके पास फोर्स कितना हो जाता है बिल। ठीक है। और एल की जगह आप लोगों ने कितना रख दिया यहाँ पे, डायमेंशंस क्या चल रही है एक्स, तो ये बन गया बी आई एक्स। इसी तरीके से जब फोर्स लिखा क्यू आर के लिए, सो अगेन द सेम फॉर्मूला बिल साइन थीटा। फिर से आपने क्या देखा कि जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो क्या चल रही है एक्स, और थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो कितना चल रहा है 90, तो फिर से कितना हो गया बी आई एक्स। तो यहां से आप लोगों ने ये देखा कि दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर दोनों की जो डायरेक्शंस है वो क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है।
तो व्हेन दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा सर, आई इज वाई। बेटा अंश ध्यान से देखो, जो सर क्यू लेंथ। आर है, बेटा क्यू आर की लेंथ स्क्वायर, ये हमने जो लूप लिया क्यू आर जो है वो पैरेलल रहेगा पी एस के, तो क्यू आर और पी एस की लेंथ एक्स, एस आर और पी क्यू की लेंथ वाई। ठीक है, चलो कोई नहीं कोई नहीं, टेंशन नहीं, कई बार हमसे भी होता है भाई। सो पी एस वेक्टर हो गया आपके पास, क्यू आर वेक्टर, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट। तो जब आप लिखेंगे बेटा यहाँ पे नेट फोर्स, तो नेट फोर्स आप लोग क्या लिखेंगे, जीरो। भाई दोनों के दोनों ने कैंसिल आउट होकर के नेट फोर्स कितना बना दिया, जीरो बना दिया। और अगर नेट फोर्स जीरो बन जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो ट्रांसलेटरी मोशन, आपके पास किसी भी तरीके से कोई ट्रांसलेटरी मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर इस सिचुएशन को करते समय तुम लोगों ने फोर्स के लिए तीन चीजें देखी। पहली चीज ये देखी कि इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल मैग्नीट्यूड। फिर दूसरी चीज ये देखी कि अपोजिट डायरेक्शन भी है, अपोजिट डायरेक्शन। और तीसरी चीज ये देखी कि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन भी है। ठीक है, तो जैसे ही ये तीन चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई अब यहां कौन काम करेगा, टॉर्क काम करेगा। सो नाउ टॉर्क विल एक्ट। ठीक, और अगर वहां पर टॉर्क काम करना शुरू कर देगा तो आप लोग टॉर्क का इक्वेशन जो ध्यान रखेंगे वो क्या ध्यान रखेंगे, दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू बी आई ए साइन थीटा, ये तो बन गया जनरल। ठीक है, और क्वाइल में हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगी, तो हम लोग लिख देंगे फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ turns, the formula is going to be what, that torque is equals to बिना sin theta, ये चीज। ठीक है, पहले सिर्फ ये बताओ, ये पूरा पॉइंट एक बार ध्यान में आ गया आप लोगों को, फिर मैं एक क्वेश्चन की सिचुएशन बता देता हूं आप लोगों के पास। ये पूरा पॉइंट ध्यान आया सबको, ठीक है। ओके, अब ये देखिए जरा ध्यान से, आप लोगों से एक सिचुएशन बोलता है वहां पर, और सिचुएशन कुछ इस तरीके से बोल रहा है, कहता है द प्लेन ऑफ क्वाइल, प्लेन ऑफ current carrying coil is making an angle of 30 degree to magnetic field। ठीक है, then what will be the torque। भाई जो क्वाइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो टॉर्क है वो कितना रहेगा, तो देखो इसको प्लॉट करके देखना है आप लोगों ने। भाई ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस तरीके से, एंड से दिस इज द प्लेन ऑफ द क्वाइल, और ये जो क्वाइल का प्लेन है ये तुम्हारी फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है आप लोगों के पास 30 डिग्री का। ठीक, ये एंगल बना दिया इसने यहां पर 30 डिग्री का। तो हमने लिखा टॉर्क इज इक्वल्स टू बी आई एन ए साइन थीटा। ठीक है, तो बेटा इसमें तुम लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है, दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू प्लेन। नॉर्मल टू प्लेन का मतलब क्या हो गया, जो आप लोगों के पास यूनिट एरिया वेक्टर बनेगा। ठीक, तो जैसे ही आप लोगों ने अपनी सरफेस पर यूनिट एरिया वेक्टर बनाने की कोशिश करी, तो ये लिया आप लोगों ने यूनिट एरिया, छोटा सा एरिया ले लिया, और छोटा सा एरिया जब सरफेस से परपेंडिकुलर एक्ट करेगा तो वो कुछ इस तरीके से, तो ये सरफेस से कितना एंगल बना देगा 90। तो अब जरा सोचिए, जो ये ट्राइंगल बना आप लोगों के पास, इसमें 30 90, तो ये बेटा कितना एंगल बच गया, ये वाला 60। तो इसका मतलब हम लोग जो एंगल कंसीडर करेंगे वो कितना कंसीडर करेंगे, 60 कंसीडर करेंगे। तो जब आप टॉर्क के लिए इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके पास जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, बी आई एन ए साइन 30 नहीं, साइन
60। तो जो भी क्वेश्चन की रीडिंग्स होंगी उनको रिस्पेक्टिव वे में सब्स्टिट्यूट करके, एंड साइन 30 विल बी हाउ मच, रूट सॉरी साइन 60 विल बी हाउ मच, √3/2। तो इस तरीके से रिजॉल्व करना है आप लोगों ने। तो ये चीज ध्यान रहेगी सभी को अच्छे से बेटा, ये चीज प्रॉपरली ध्यान रहेगी सभी को। ठीक, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, तुम लोग बताना उसमें कितना टॉर्क होगा आपके पास बेटा। ठीक, आप लोगों को सर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये देख लीजिए बेटा जल्दी से। सर हाँ जी बिट्टू। सर ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो एजेस के जैसे रेक्टेंगुलर उसमें सर चार हाँ, पूरे ऐड होते पूरे फ्रेम पर रहेगी, पूरे फ्रेम पर रहेगी बेटा। हैं। नंबर ऑफ टर्न्स वो एजेस नहीं, हमारा जो पूरा का पूरा फ्रेम बनेगा उस पे पूरी क्वाइलिंग। ठीक है, निखिल डन बिटू। चलिए जी। सो अब देखिए बेटा यहाँ पे, सपोज आप लोगों के पास जो सिचुएशन है उसके अंदर बोलता है दैट प्लेन ऑफ क्वाइल इज नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क। क्या करेंगे भाई इसमें जरा बताइए। प्लेन ऑफ द क्वाइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मल है, ये रही तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, एंड प्लेन ऑफ द क्वाइल इज नॉर्मल टू दिस। तो अब क्या होगा यहां पर, जल्दी से बताइए भाई फटाफट, क्विक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। भाई ये लिया तुम लोगों ने एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर ये गया ds कैप, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। ठीक है, सो इन दैट केस जब आप लोग यहां पर टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क इज बिना साइन थीटा, और ये थीटा कितना हो चुका है, 0 डिग्री, एंड साइन 0 इज हाउ मच, 0। तो आपका टॉर्क भी यहां खत्म। ठीक है, तो ये कहानी तुम्हें ध्यान रखनी है टॉर्क को लेकर के। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखा आप लोगों ने, फोर्स, फिर फोर्स से वहीं पर क्या चीज आ गई आपके पास, टॉर्क। और इसी टॉर्क ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनाया आप लोगों का, दैट कंसेप्ट इज योर मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दैट इज योर एमसीजी। ठीक, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर अब तुम लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या इक्वेशंस ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, फॉर्मूलाज क्या क्या चलेंगे, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, तो जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये क्या ध्यान रखो यहाँ पे, पहला पॉइंट, हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव, और दूसरी चीज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, भाई एक ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी और जिसका अपना खुद का रेजिस्टेंस भी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। डन। और दूसरी चीज, यूज्ड ओनली यूज्ड ओनली टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट, प्रेजेंस ऑफ करंट। भाई पहली चीज तो होगी कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, और इसको हम कहां इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ करंट की प्रेजेंस डिटेक्ट करने में। ठीक, अभी यहाँ somebody have raised the hand, कौन बालक है भाई, एनीवन। चलिए जी। अब ये देखिए जो आप लोगों ने यहाँ ये पहला पॉइंट मेंशन किया ना कि भाई हाई रेजिस्टेंस एंड हाईली सेंसिटिव, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस नेवर यूज्ड टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। भाई
इस कारण से हम लोग इस डिवाइस को, ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, अगर हमने थोड़ा सा भी ज्यादा करंट फ्लो करा दिया तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी अरेंजमेंट में। और हाईली सेंसिटिव होने की वजह से क्या होगा कि अगर थोड़ा सा ज्यादा करंट फ्लो कराया, ठीक है, तो पहले ही वो सेंसिटिव है, थोड़े से करंट के लिए ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। तो अगर थोड़ा सा ज्यादा करंट फ्लो करा दिया तो कहाँ जाएंगी डिफ्लेक्शन, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग अपने गैल्वेनोमीटर को कभी भी करंट का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते, सिर्फ इस कारण से। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया इसके लिए। फिर दूसरा पॉइंट आप लोग क्या ध्यान रखते थे बेटा यहाँ पे, इसका बेसिक प्रिंसिपल। यहां पर जो आपके पास बेसिक प्रिंसिपल बनता है गैल्वेनोमीटर के लिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए, तो बेसिक प्रिंसिपल में क्या ध्यान रखना है कि भाई अगर तुम लोगों ने करंट कैरिंग कॉइल को फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल में क्या आ गया, यार ये रही तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुम लोगों ने एक करंट कैरिंग कॉइल को रख दिया इस तरीके से, ठीक है, सो दिस कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, कि सिंपली अ करंट कैरिंग कॉइल, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसको भी ध्यान देना भी। अ करंट कैरिंग कॉइल experience a torque due to applied magnetic field and will be in such a way this torque will be proportional to the current flowing through the coil। कि जो टॉर्क वहां पे एक्ट करेगा, वो जो करंट फ्लो कर रहा है वहां पर, उसके साथ कैसे वेरी करेगा, डायरेक्टली वेरी करेगा। इसको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, कहां से आया ये, तुमने ऊपर कराई है, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू बिना साइन थीटा निकाला ये। ठीक, तो इस इक्वेशन में देखो जो टॉर्क है और जो करंट तुम्हारे पास फ्लो करेगा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कैसे वेरी करेंगे, डायरेक्टली वेरी करेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल के अंदर यही चीज की कही गई कि अगर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कॉइल है वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, एंड इन सच अ वे कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ दैट विल बी वेरिंग प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। वो उस करंट के साथ डायरेक्टली वेरी करेगा जो कि उस कॉइल के अंदर फ्लो कर रहा है। ये तुम्हारा बेसिक प्रिंसिपल हो जाता है। बेसिक प्रिंसिपल के बाद तुम क्या ध्यान रखोगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन वाले हिस्से में तीन चीजें। एक तुम्हारी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करते हो तो इसमें कहा जाता था एक तरीके की कॉनकेव फील्ड है बेटा, इस तरीके से ऐसे करके, और इसका पर्पस भी ध्यान रखना है, ये चीज नॉर्थ साउथ। सो कॉनकेव मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेते हैं, कनकेव मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? और ये रखा आप लोगों ने एक सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब जो क्वाइल होती है यहाँ पे वो किस चीज की बनाई जाएगी, सॉफ्ट आयरन। ठीक, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड जब कनकेव करेंगे, सो जितनी भी फील्ड है दे विल बी पासिंग फ्रॉम द कोर ऑफ द क्वाइल एंड अलोंग द सेंटर। वो जितनी भी लाइन ऑफ फोर्स है वो कहां से होते हुए जाएंगी, ऐसे करके सेंटर से होते हुए जाएंगी, इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोर ऑफ द क्वाइल से होते हुए जा रही है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी कोर ऑफ द क्वाइल में वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, सो जब आप लोगों ने ये सारा कुछ यूज किया तो इसकी वजह से क्या हुआ, दैट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन कोर ऑफ क्वाइल विल इंक्रीज। कोर ऑफ द क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी, ठीक है, तो भाई हम लोग कहते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू बिना साइन थीटा। तो जितना ज्यादा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बनेगी, टॉर्क भी उतना ज्यादा। भाई जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतनी ही नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस जो है वो बढ़ेंगी। ठीक है, एंड मोर नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस का मतलब क्या हो जाएगा, मोर सेंसिटिविटी। जो सेंसिटिविटी है वो भी उतनी ही
ज्यादा रहेगी। तो सिंपल, अगर हम लोग पूरा एलोबरेट करने की बात करते हैं तब तो हम लोग ये सारी चीज एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल समझने के लिए जरूरी है ना, कि भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों इस्तेमाल करी, क्योंकि उसकी वजह से कोर ऑफ द कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो कि इन टर्न टॉर्क बढ़ाएगा। टॉर्क बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस बढ़ेगी, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी। और अगर इसको एक पॉइंट पे लिखने की बात आ जाती है, तो एक पॉइंट पे जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बिल्कुल सही बुलबुल बेटा, बिल्कुल गजब एकदम। दैट इज टू मेक द स्केल लीनियर, टू मेक द स्केल लीनियर, ये तुम्हें ध्यान रखना है वन पॉइंट के लिए, एक पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाती है आपकी, ये किसके लिए तैयार रखोगे, अपने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फिर इसके बाद जो इसका अगला कंपोनेंट आता है बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे, दैट इज द टॉर्शनल हेड। ठीक, ये देखिए जो अगला कंपोनेंट आता है आप लोगों को जो ध्यान रखना है यहाँ पे, दिस इज टॉर्शनल हेड। तो टॉर्शनल हेड का फंक्शन याद रखो, कहीं ना, अभी तक तो खैर कहीं मिला नहीं, बट भरोसा कुछ नहीं भाई कि कहाँ क्या आ जाए। सो टॉर्शनल हेड बेसिकली क्या करता है, दैट हेल्प्स द क्वाइल इन रीगेनिंग, इन रीगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वो क्वाइल की हेल्प करेगा उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस से गेन कराने में। भाई जब करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो की वजह से क्वाइल डिफ्लेक्ट हो गई, क्वाइल में टॉर्क बना जिसकी वजह से नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, और जब हम करंट हटा देंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन को गेन भी तो करेगा। तो जो वापस गेन करने का काम है वो किसकी हेल्प से होगा, टॉर्शनल हेड की हेल्प से होगा आपका। ठीक है, और फिर अगला जो पॉइंट ध्यान रखेंगे, दैट इज स्प्रिंग। ठीक, स्प्रिंग के लिए दो चीजें, भाई पहली चीज क्या रहेगी, दैट इज लेस नंबर ऑफ टर्न्स। स्प्रिंग में जो लेस नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्यों रखी जाती हैं, सो दैट कॉइल कैन रोटेट फ्रीली, कॉइल कैन रोटेट फ्रीली। और जब आपकी कॉइल फ्रीली रोटेट करेगी, इन दैट केस वी कैन हैव मोर नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन, मोर नंबर ऑफ deflections, and when we have more number of deflection, then greater sensitivity। तो जो सेंसिटिविटी है वो भी क्या रहेगी, गजब रहेगी, बढ़िया वाली रहेगी। ठीक है, और दूसरा पहलू जो ध्यान रखना है स्प्रिंग को लेकर के, वो क्या ध्यान रखना है, दिस इज मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रोंज। ठीक, हम लोग जो स्प्रिंग यूज करेंगे वो किस चीज का बना होगा, फॉस्फर ब्रोंज का बना होगा। अब बात ये आती है कि भाई फॉस्फर ब्रोंज को क्यों यूज किया, तो इसमें भी आप लोग तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको ध्यान रख लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या रख लीजिए, दैट इज हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफी गजब होती है, काफी अच्छी होती है। मतलब अगर हम ट्विस्ट भी करेंगे, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो जैसे हम उसको ट्विस्ट भी करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों के पास वो जल्दी टूटेगा नहीं। फिर दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दैट इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ऑल इंडिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर से अगर बदल भी रहे हैं तो रेजिस्टेंस में खास बदलाव नहीं आएंगे। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दैट इज हैविंग लो वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। जो रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट है उसकी वैल्यू बहुत कम रहती है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं, किसके लिए, कि भाई हम लोग वहां पर फॉस्फोरस ब्रोंज जो है उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद, ठीक, यहां पर आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि ध्यान रखने पड़ेंगे। अब वो फॉर्मूलाज कौन कौन से, सबसे पहला जो फॉर्मूला याद रखोगे, दैट इज फॉर नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस, जिसको कि मैंने फिलहाल यहां पे कर लिया है 5 से, जो कि किसके इक्वल होगा, दिस इज NBIA साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय अल्फा, ये चीज।
ठीक है। और ये जो अल्फा है बेटा, यही क्या है हमारा, दिस इज रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या ध्यान रखेंगे जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की चीजें चलेंगी, सो दिस इज कि कितनी डिफ्लेक्शंस बनती हैं वहां पे, सो दैट इज एन बी आई ए साइन थीटा ओवर अल्फा। फिर दूसरी चीज जो दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ये किसके लिए, दिस इज फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या होता था, दैट इज द अमाउंट ऑफ करंट, amount of current which gives one scale deflection। भाई मान लीजिए आपके गैल्वेनोमीटर में टोटल 20 डिविजन्स बनी हुई हैं, ठीक है, 20 डिविजन्स बनी है, तो सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन के लिए जो करंट रिस्पॉन्सिबल होगा या जिस करंट की रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ वन डिवीजन की डिफ्लेक्शन के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है। जिसको कि जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस इज करंट डिवाइडेड बाय 5, इस तरीके से। तो जो आप लोगों के पास फॉर्मूला बनता है, ये देखो ऊपर ध्यान से, आप लोगों ने डिफ्लेक्शंस के लिए निकाला एन बी आई ए साइन थीटा। भाई आई को राइट साइड रखो, फाइव को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाय एन बी ए साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, दिस इज व्हाट अल्फा डिवाइडेड बाय एन बी ए साइन थीटा। ठीक है। तो एक तो हो गया आपके पास नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस के लिए, दूसरी हो जाती है कहानी आपके पास फिगर ऑफ मेरिट के लिए, और तीसरी कहानी जब आप लिखते हैं बेटा यहां पे, तो वो लिखते हैं करंट सेंसिटिविटी के लिए, करंट सेंसिटिविटी। तो जब कहानी है करंट सेंसिटिविटी की बेटा, सो दिस इज सिंपली डिफ्लेक्शंस पर यूनिट करंट, कि कितनी नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस आई है यूनिट करंट पे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उस गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी। तो जब इसके लिए फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखते हैं, तो ये ध्यान रखना होता है आप लोगों को, एन बी ए साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय अल्फा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के पास चलेगा किसके लिए, करंट सेंसिटिविटी के लिए। फिर इसके बाद जो आपके पास यहां एमसीजी में जो आखिरी पॉइंट आता है, दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, दैट इज योर वीएस। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में हम क्या बोलते हैं, दिस इज नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है। और जब आप लोग इसको रिजॉल्व करते हैं, तो यहां से आप लोग इसको दो तरीकों से लेंगे। सबसे पहला जब लिखेंगे तो सिंपली दिस इज एन बी ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय अल्फा आर, एक तो ये फॉर्मूला लिखते हैं, और अदरवाइज आप लोग क्या लिखते हैं, आई एस बाय आर। ये दोनों ही फॉर्मूले जो हैं आप लोगों को ध्यान रखने हैं बेटा, किसके लिए, अपनी वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए। तो ये तो चार हो गए तुम्हारे बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज एमसीजी में। इसी के साथ एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखेंगे, अलग से नोट बना करके मेंशन कर लो यहां पे, ठीक, कि व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस, जब हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करा, ठीक है, इन दिस केस करंट सेंसिटिविटी will always increase, will always increase। जो करंट सेंसिटिविटी है वो तो इंक्रीज 101% गजब तरीके से करेगी ही करेगी। ठीक है। पर जब नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करने की बात आती है, तो वो दो तरीके से चलेगी। ठीक है। अब दो तरीके से कैसे, भाई पहला, अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करा स्मॉल स्केल पर, ठीक है, भाई नंबर ऑफ टन्स को इंक्रीज तो कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पर इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स को स्मॉल स्केल पर इंक्रीज करते हैं, इन दैट केस, अब ध्यान रखना है इसको, क्योंकि पहले भी ये चीज हुई हमारी। एंड वेट अ मिनट बेटा जी, कनेक्टेड रहिए। संदीप, अल्फा की वैल्यू गिवन रहती है बेटू।
चलिए जी। सो तो नंबर ऑफ टर्न्स को जब हम इंक्रीज करेंगे स्मॉल स्केल पर, इन दैट केस द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल विल इंक्रीज। और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो इन दिस केस द वोल्टेज सेंसिटिविटी विल डिक्रीज। अब सोचो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाई, करंट सेंसिटिविटी तो इंक्रीज हो रही है, पर वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज। और अगर तुमने नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करा, पर कैसे करा? ओवर द लार्ज स्केल। ठीक है, सो इन दैट केस योर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करा तो वो फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी अगर इंक्रीज होगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। नहीं, अगर हमने करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को स्मॉल स्केल पे बढ़ाया है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगी। पर अगर हमने करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को लार्ज स्केल पे बढ़ाया है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी। तो ये चीज ध्यान रखना। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का मतलब क्या हुआ अंश? बहुत सिंपल सी चीज। फॉर एग्जांपल, पहले आपके पास आपके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो सॉफ्ट आयरन कोर थी उस पे नंबर ऑफ टर्न्स थे 1000। 1000 से बढ़ा के आपने कर दिए 2000। ठीक है, एक तो ये केस है, 1000 से बढ़ा के कितने कर दिए? 2000 कर दिए। और दूसरा केस है आपने 1000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिए। तो देयर इज अ डिफरेंस। भाई 1000 से बढ़ा करके 2000 करे और 1000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिए। सो नाउ व्हाट द पॉइंट ओवर अ स्मॉल स्केल ओवर द लार्ज स्केल। ठीक है, चलिए जी। तो अब ये वाले बेटा ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी अपने एमसीजी के लिए। तो यहां तक की सारी चीजें हो जाएंगी अच्छे से, फिर हम लोग आगे के फॉर्मुलाज पे मूव ऑन करते हैं। यहां तक की चीजें हो जाएंगी बेटा प्रॉपरली। इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, ध्यान रखने पड़ेंगे। चलिए, अब देखिए जब यहां से आगे मूव ऑन करते हैं तो आप लोग तैयार करते हैं अपनी कन्वर्जन को। देखिएगा ध्यान से सभी लोग। सो कन्वर्जन की जब बात आती है तो कन्वर्जन के अंदर आ जाते हैं आपके दो पॉइंट बेटा। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोगों के पास फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। कि भाई जब गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जाना है तो क्या दो चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो ये देखो ध्यान से यहाँ पे। भाई सपोज अगर ये है आप लोगों के पास आप लोगों का गैल्वेनोमीटर जिसका की रेजिस्टेंस है आरजी। अगर इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में हम लोगों ने एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसको कि कहा जाता है शंट। ठीक है, सो ये है हमारा आर एस, दिस इज शंट, एंड शंट इज बेसिकली व्हाट? दिस इज द लो वैल्यू रेजिस्टेंस। जो लो वैल्यू रेजिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? शंट कहते हैं। ठीक, तो अगर हम लोगों ने एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस जिसको कि शंट कहते हैं उसे गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, सो नाउ दिस होल कॉम्बिनेशन, अब ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपका बना, दिस विल सर्व्स एज एमीटर। ये किसका काम करने लगेगा? अब आपके पास एक एमीटर का। सो देखिए टोटल करंट जो है आपके पास वो फ्लो कर रहा है यहां से आई। इस पॉइंट पर आने के बाद जो करंट है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। ऊपर वाली ब्रांच में चला जाता है आई जी और नीचे वाली ब्रांच में आ जाता है बेटा आई माइनस आई जी। इस तरीके से। और क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल में है तो ये भी ध्यान रखना है कि वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस शंट। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस ऑफ शंट का फॉर्मूला बनता है वो क्या ध्यान रखेंगे आप लोग? दिस इज आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। तो ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखने के इसके लिए। कन्वर्जन फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू एमीटर टोटल 4 होते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा कि अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो पैरेलल में लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसे कि कहते हैं शंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि दोनों को पैरेलल में लगाया जाता है इस वजह से वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टेज अक्रॉस शंट दोनों बराबर रहेंगे। तीसरा पॉइंट, जो शंट इक्वेशन जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी तो वो हमने इक्वेशन मेंशन कर दी है, आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी।
एंड चौथा पॉइंट क्या ध्यान रखना है बेटा यहां पर कि भाई आइडियल एमीटर कौन होगा। सो आइडियल एमीटर में एक ऐसा एमीटर लेंगे जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल रहे। नेग्लिजिबली स्मॉल मतलब ऑलमोस्ट ऑल कितना रहे, जीरो। ठीक है, और दूसरी चीज एमीटर को हमेशा कनेक्ट कैसे किया जाएगा, एक सर्किट के अंदर अगर कनेक्ट करते हैं तो विल ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। ठीक है, एंड एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको जब कभी भी सर्किट में कनेक्ट करना है तो हमेशा कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में करना है। तो ये वाले सारे पॉइंट जो है बेटा वो आप ध्यान रखेंगे किसके लिए, कन्वर्जन फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू एमीटर के लिए। ठीक है, फिर जो दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा दैट विल बी फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। ये देखिए सेकेंड पॉइंट, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। अब जब गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर जा रहे हैं तो क्या चीज हो जाती है बेटा हमारे पास, भाई ये हमारे पास हो जाता है हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक, और गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम लोग एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये एम क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज योर मल्टीप्लायर। ठीक, और मल्टीप्लायर क्या होगा हमारा, दिस इज हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। अब ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा हमारे पास, तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किसका काम करने लगेगा, एक बढ़िया से वोल्टमीटर का। ठीक, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा, एक वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, क्योंकि सीरीज है तो सीरीज में द करंट विल रिमेन द सेम, करंट में चेंजेस नहीं आने वाले। मतलब जो टोटल करंट है दैट विल बी इक्वल टू द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड दैट विल बी इक्वल टू द करंट थ्रू द मल्टीप्लायर, सारा सेम रहेगा। तीसरी चीज, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दिस रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर, जो हम लोगों ने ये मल्टीप्लायर लगाया है यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू वी बाय आई माइनस आर जी। दिस इक्वेशन विल गिव्स यू व्हाट, द मल्टीप्लायर वैल्यू, ये आपको मल्टीप्लायर की रीडिंग दे देगा। और फिर यहां पर चौथा पॉइंट आप लोग जो ध्यान रखते हैं बेटा वो क्या ध्यान रखेंगे कि सबसे पहली चीज एक आइडियल वोल्ट मीटर। तो आइडियल वोल्ट मीटर कौन होगा, जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली हाई रहे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, आइडियल वोल्ट मीटर। एंड दूसरी चीज, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को आप लोग हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये मतलब एमसीजी, और एमसीजी के बाद फिर उसका जो कन्वर्जन है वो ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो यहां तक की सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी सबकी प्रॉपरली बेटा, यहां तक के सारे पॉइंट्स। लेजीनेस नहीं, स्टे एक्टिव, थोड़ा सा कमर को हिला लो, डुला लो, नाच लो, चल लो, पानी पी लो, बादाम खा लो। अंश भाई, वी स्टैंड फॉर द टोटल वोल्टेज, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, दिस वी इज स्टैंड फॉर टोटल वोल्टेज, जिसको कि अब वो रीड करेगा। ठीक, सो ये सब कहानी थी हमारी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, फिर सेंसिटिविटी, फिर उसकी कन्वर्जन की। ठीक है, देन अगला पॉइंट जो आता है बेटा आपके पास, अब यहां पर आता है मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के, कि मैग्नेटिक फील्ड के कितने फॉर्मूलाज, कितनी सिचुएशंस को लेकर के। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। सबसे जो पहले आ जाता है बेटा आप लोगों के पास, दैट इज ऑल अबाउट योर बायट सेवर्ट्स लॉ। ठीक, तो जो बायट सेवर्ट्स लॉ है बेटा, इसने आपको स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की कहानी दे दी थी। किस तरीके से, कि भाई अगर आपके पास ये एक कंडक्टर है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, सपोज आप लोगों के पास यहां पर आई। ठीक है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर से स्ट्रेट वे आपके पास यहां एक पॉइंट है पी, जिस पर कि आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं। भाई डायरेक्शन तो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड थंब रूल से आ गई, करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, इनवर्ड। इनवर्ड बोले तो नेगेटिव जेड एक्सिस पर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, आर। एक छोटा सा एलिमेंट लिया से विद लेंथ डीएल,
ठीक है। और लाइन एलिमेंट बनाया किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप लोग अपने एलिमेंट को बना लेते हैं तो यहां पर ये एक एंगल बना देता है थीटा, जो कि बाय डिफॉल्ट जब हम लोगों ने इसको चैप्टर के अंदर देखा था तो हमने मेंशन किया, जब इसको बनाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं तो वो इस डिस्टेंस आर के साथ कितना एंगल बना देता है, 90 डिग्री एंगल बना देता है। तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि दिस बाय डिफॉल्ट दिस थीटा इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। नॉर्मली हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो बैट सेवर्ट्स लॉ ने एक छोटा सा फॉर्मूला दे दिया आप लोगों को कि भाई dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इस तरीके से करके। ठीक है, तो ये तो हो जाती है आप लोगों के पास आपकी एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड बाय चांस, ध्यान से समझना, आपके पास कोई एक इर्रेगुलर आर्क सेगमेंट आ जाता है फॉर अ इर्रेगुलर आर्क सेगमेंट। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से हमारे पास यहां पर ये थीटा दे दिया। ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है आपके पास आई, और ये जो डिस्टेंस है ये आपको दिया गया है आर, और ये एंगल दे दिया अल्फा। अब ये आपको एंगल देखो, अगर एंगल अल्फा 90 डिग्री है तो सीधा भैया 1/4 पार्ट हो जाता है, तो सेंटर वाली का 1/4 कर देते हैं। मतलब पॉइंट इज इरेगुलर आर्क है, मतलब जो एंगल है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री नहीं है बस। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी चल रहा है आपका। इन दैट केस जब आप लोग अपने बायट सेवर्ट्स लॉ को लिखते हैं तो ये बन जाता है dB इज इक्वल्स टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल, ये थीटा तो हो गया हमारा 90, एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर हो जाता है आर स्क्वायर। आप लोग करते हैं बेटा इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करके जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उस सेगमेंट ऑफ लेंथ के लिए, ठीक है, इस सेगमेंट ऑफ लेंथ की वैल्यू ले लेते हैं एल। तो ये कितनी लिखी जाएगी आपके पास, म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से करके। तो ये वैल्यू ध्यान रखनी है किसके लिए, फॉर एन इरेगुलर सेगमेंट ऑफ लेंथ के लिए अगर लिखते हैं तो म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाय 4 पाई डिस्टेंस का स्क्वायर। और छोटे से किसी भी छोटे से सेगमेंट के लिए लिखते हैं तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो पहले तो दो सिचुएशंस तो ये हो गई। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी सिचुएशन आती है वो आप लोगों को क्या ध्यान रखनी होगी बेटा, दिस इज, ये अलग से मेंशन कर लेते हैं, this is your magnetic field at center of a current carrying coil, करंट कैरिंग क्वाइल। तो भाई जब आप लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग क्वाइल, ठीक है, तो सीधा सा फॉर्मूला है स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों के पास कि दिस मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है, ये तो पूरे के पूरे रिंग की वजह से हो गई। और फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स करते हैं, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो यही फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, एन म्यू नॉट आई एंड डिवाइडेड बाय 2 आर। ये तो बनता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। अगर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है किसकी वजह से, सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से, तो फिर आप लोग क्या कर देते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर का हाफ, तो ये कितना हो जाता है 4 आर, इस तरीके से करके। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास इस तरीके से आपका एक सेगमेंट है, सपोज ये रही आपकी एक करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, ठीक, और उसने अब जो आर्क ऑफ सेगमेंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे से, उसने बोला पी क्यू के लिए, पी क्यू एस, इस हिस्से के लिए। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पर एंगल कितना हो गया 90। इसका मतलब ये जो पी क्यू एस हिस्सा है ये बेसिकली 1/4 पोर्शन हो जाएगा। तो अगर इस केस में आप लोग लिखना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पी क्यू एस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/4 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक, तो आप लोग कितना यूज करेंगे, सीधा सीधा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 8 आर।
और अगर ये एंगल 90 ना होकर के कुछ अर्बिट्ररी वैल्यू ले लेता है, तब हमारा फॉर्मूला कौन सा जाएगा बेटा, ये वाला जो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है ना। इसके बाद फिर हमारे पास एक और पॉइंट आ जाता है, दैट इज एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस, कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस। सो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस किस तरीके से, भाई आपके पास ये आपकी सर्कुलर रिंग रही दिस वे, और इस रिंग के अंदर आपके पास करंट फ्लो कर रहा है कुछ आई, इस रिंग का अपना रेडियस है दिस टू बी आर, और ये एक पॉइंट ऑन द एक्सिस यहां कहीं इस तरीके से एट ए डिस्टेंस एक्स, और तुम लोग पता करना चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर कितनी है। सो जब कभी भी ये सिचुएशन है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो आपका फॉर्मूला कौन सा चलता है, दिस इज ऑलवेज एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड पावर 3/2। तो ओवरऑल अगर रिंग वाला हिस्सा देखते हैं, तो रिंग वाले हिस्से पे आप लोगों को टोटल 4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला, पूरे के पूरे रिंग की वजह से दैट इज म्यू नोट आई बाई 2 आर, सेमी सर्कल की वजह से म्यू नोट आई बाई 4 आर, 1/4 पोर्शन जो 90 डिग्री एंगल सबटेंड करते सेंटर पे, तो कितना म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 8 आर। अगर इरेगुलर सेगमेंट ऑफ आर्क है, सो म्यू नोट आई एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले हो जाएंगे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के फॉर द आर्बिट्ररी, मतलब बेटा कितना भी एंगल हो सकता है, 90 नहीं होगा, 90 से कम, ठीक है, या 90 से ज्यादा, और 180 से कम या 180 से ज्यादा, इस तरीके से। ठीक, ओके। सो टेल मी बेटा, पहले यहां पर जो ये सर्कल वाले हिस्से से, आर्क वाले हिस्से से जो जो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं वो याद रहेंगे आप सभी को अच्छे से, ठीक है। देन इसके बाद दो फॉर्मुलाज और हैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं बेटा, उनको भी मेंशन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखिएगा, इसमें भी दो सिचुएशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी बेटा आप लोगों को। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब बेटा यहां पे दो पॉइंट्स क्या ध्यान रखोगे, इनको देखिए ध्यान से जरा एक बार आप लोग। ये हमने लिया पहला पॉइंट, ठीक है, दिस इज कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर कंडक्टर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है तब क्या करना है, एंड कंडक्टर ऑफ डिफाइंड लेंथ, तब क्या करना है। ठीक, तो बेटा जब कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, तब आप लोग सीधे यूज करेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। इस तरीके की सिचुएशन कि भाई ये आपके पास एक कंडक्टर है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर पता नहीं कहां तक जा रहा है, और नीचे भी पता नहीं हमें भाई कहां तक जा रहा है, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर आई, और यहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट है पी विच इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस आर। तो इस सिचुएशन की मैग्नेटिक फील्ड कितनी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। और अगर कंडक्टर की लेंथ डिफाइन हो जाती है, ये डिफाइंड लेंथ दे दी उसने आपको, ठीक है, इन दैट केस भाई मान लीजिए ये करंट फ्लो कर रहा है आपके पास आई, ठीक है, ये एक पॉइंट है पी जहां पर की मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखने की कोशिश करेंगे विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस आर। सो यू विल ज्वाइन देम इस तरीके से एंड विल नेम देम, इस तरीके से एंगल्स नेमिंग कर देंगे, φ1 और ये नीचे वाला कर दो φ2। तो यहां जो फॉर्मूला ध्यान रखोगे वो क्या ध्यान रखोगे, दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, इस तरीके से करके। फॉर एग्जाम्पल सोचो ध्यान से, और बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करनी आप लोगों ने इसके अंदर। भाई आप लोगों के पास इस तरीके से करके ये एक स्क्वायर अरेंजमेंट बना दिया हम लोगों ने यहां पर, ये चीज बनाई, ठीक, और इसकी जो एज लेंथ है
वो आपको दी गई है ए, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है 0.90 पे ना हो तो मतलब आर्यन। सर ये मतलब जैसे पॉइंट एक कंडक्टर के साथ 90 डिग्री वो बनाना है सर, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अच्छा फिर अगर ये किसी, ऐसे। हाँ सर, तो फिर अगर किसी और उस पे हो तो आर्यन फिर। एक बात बता बेटा, अगर पॉइंट तुम्हारा यहाँ है तो जरूरी थोड़ी है डिस्टेंस यहाँ से देखना है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा कैसे देखा जाएगा, पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी कर दो, जहां पॉइंट होगा हम वहां से स्ट्रेट डिस्टेंस ज्वाइन करते हैं इस तरीके से। ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, हाँ सॉरी। चलिए। सो ये देखिए बेटा यहाँ पर, भाई सपोज ये क्वाइल है तुम्हारी पी क्यू आर एस, तुमसे कहता है भाई पीएस के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड दे दो सेंटर पे। ठीक है, तो जब पीएस से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तुम्हें सेंटर पे, तो सबसे पहले तुम लोगों ने क्या कर दिया, अपने सेंटर से कंडक्टर पे स्ट्रेट डिस्टेंस जो देखा, तो ये स्ट्रेट डिस्टेंस जो है ये कितना हो जाएगा तुम्हारा a/2। ठीक है, उसके बाद तुमने ये पॉइंट ज्वाइन कर लिए इस तरीके से, भाई ये एंगल कर दिया आपने φ1 और ये नीचे वाला एंगल कर दिया आपने φ2। तो ध्यान से देखो, जब तुम लोग डायगोनल्स ऐसे बाइसेक्ट करके बनाते हो तो ये जो ऊपर वाला एंगल है और जो नीचे वाले एंगल है, भाई पूरा एंगल रहता है 90, तो ये डिवाइड होकर कितना कितना बन जाता है 45 45। ठीक है, उठा करके अपनी इक्वेशन में डाल देना, मतलब फिगर के हिसाब से मॉडिफाई कर लेना आप लोगों ने। सो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, डिस्टेंस कितना हो गया a/2, और ये विद इन द ब्रैकेट कितना आ जाएगा साइन ऑफ π/4 प्लस साइन ऑफ π/4। इसको सॉल्व आउट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में दो केसेस, एक इनफाइनाइट लेंथ और एक डिफाइंड लेंथ। तो हे भगवान, तो मुझे भी लेजीनेस आ गई। ओके भाई, लेजी नहीं होना बिल्कुल भी। पहले बताइए यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं सभी को? खत्म होने वाला है, बस छोटा सा रह गया, थोड़ा सा प्यारा सा, यहाँ तक का पॉइंट हो जाएगा सभी का। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। नाउ अगला जो पॉइंट आता है आप लोगों के पास बेटा, वो क्या ध्यान रखना है इसको भी देखिएगा। द पॉइंट इज अबाउट मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग क्वाइल। करंट कैरिंग क्वाइल, कि भाई अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग क्वाइल है और उस करंट कैरिंग क्वाइल का मैग्नेटिक मूवमेंट देखना है, ठीक है, तो इसको दो तरीकों से देखा जाता है। पहला इन टर्म्स ऑफ करंट, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अगर आप लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट, तो बहुत सीधे सीधे लिखा जाता है दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज करंट इनटू एरिया। फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। और अगर देखते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में जब देखते हैं तो m इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ EVR। ये तो लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड। ठीक है, और अगर लिखते हैं इसको एंगुलर की टर्म्स में, सो दिस इज हाफ ऑफ E⍵R²। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और यहीं से आप लोगों के पास जो बन जाता है वो बन जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट से एंगुलर मोमेंटम का रेशो। ठीक है, दिस इज जायरोमैग्नेटिक रेशो। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, दैट इज हाउ मच, हाफ ऑफ चार्ज बाय मास। हाफ ऑफ चार्ज बाय मास, इस तरीके से। ठीक है, सो बेटा ये वाला पॉइंट सबको ध्यान रहेगा, ये चारों पॉइंट सबको ध्यान रहेंगे अच्छे से। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड फाइनली ऑन द लास्ट पॉइंट जो आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज योर एम्पियर सर्किटल्स लॉ, जिसके लिए ठीक है 3 पॉइंट्स बनते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर अच्छे से इसको। एम्पियर सर्किटल्स लॉ, तो एम्पियर सर्किटल्स लॉ में तुम्हारे पास एक तो इसी का खुद का फॉर्मूला, फिर सोलेनॉइड का इक्वेशन, फिर टोरॉइड का इक्वेशन। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल्स लॉ ने क्या बोला कि अगर आपके पास एक ये करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें कि करंट से फ्लो कर रहा है आई,
तो इस करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस कंडक्टर के चारों ओर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द करंट इन द कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म, इस तरीके से, इन सच अ वे कि कंडक्टर के लेफ्ट हिस्से में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दिस विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और राइट वाले हिस्से में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दिस विल बी इन द इनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे करके। और इस कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड का लूप बना, ठीक है, इसका रेडियस है आप लोगों के पास से आर। डन। अगर आप लोगों ने यहां पर एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर किया विद लेंथ डीएल, छोटा सा सेगमेंट बनाया आप लोगों ने, और इस छोटे से सेगमेंट की जो लेंथ है वो कितनी रख दी आप लोगों ने बेटा यहां पर, डीएल। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो लाइन एलिमेंट भी इसी तरीके से। तो यहां क्या ध्यान रखना है कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन एलिमेंट बाय डिफॉल्ट विल ऑलवेज बी जीरो। तो देखो अलग पॉइंट है, जब तुम बायट सेवर्ट्स लॉ की बात करते हो तो वहां एंगल होता है लाइन एलिमेंट एंड डिस्टेंस, उन दोनों के बीच में, जो कि 90 रहता है। यहां पर एंगल रहता है लाइन एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमेशा कितना लिया जाता है, 90 लिया जाता है। तो जो एम्पियर सर्किटल्स लॉ का बेसिक इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है आपके पास, दिस इज बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इस तरीके से। तो ये बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना है तुम लोगों को, किसके लिए, फॉर योर एम्पियर सर्किटल्स लॉ। और इस एम्पियर सर्किटल्स लॉ ने तुम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हेल्प करी, किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। तो इसी की हेल्प से तुम लोगों ने लिखी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड लिखा गया तो वो किस तरीके से लिखा गया बेटा, सो दिस इज ऑलवेज बी इज इक्वल्स टू कैपिटल एन म्यू नॉट आई बाय एल, जिसके अंदर ये जो एन है ये रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स को, और जो ये एल है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को, ठीक है, और आई रिप्रेजेंट करेगा करंट को। और फिर फर्दर आप लोगों ने इसी फॉर्मूले को इस तरीके से लिख दिया था, दिस इज स्मॉल एन म्यू नॉट आई, जिसमें कि जो ये स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन इज बेसिकली व्हाट, कैपिटल एन बाय एल। जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इक्वेशन में, कैपिटल एन बाय एल है, उसी को क्या लिख दिया गया था, स्मॉल एन लिख दिया गया था बेटा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे किसके लिए, फॉर अ स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। और इस सोलेनॉइड से ही क्या बना, टोरॉइड, टोरॉइडल मैग्नेट। अब इसमें दो फॉर्मूले, अगर तुम्हारा टोरॉइड सिंपल ऐसे चलता है एक सिंगल क्वाइल पे विद एन इंडिविजुअल रेडियस, ठीक, विद रेडियस एज आर, ठीक, एंड करंट एज आई, तो तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कितना लिख देते हो, एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ठीक है। पर अगर तुम्हारे पास जो ये क्वाइल है, ठीक, ये क्वाइल में आप लोगों ने एक पाइप लिया है इस तरीके से, जिसकी वजह से अब यहां पर इनर रेडियस और आउटर रेडियस आ जाता है, जी आकाश जी। सर कभी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है करंट कैरिंग कंडक्टर में? हाँ बेटा बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। सर कैसे? सेंटर अगर में? आप लोग, सेंटर पे जीरो नहीं होगी बेटा, ओके सर। बाहर वाले रीजन में जीरो रहेगी, ठीक है। ओके सर। सेंटर में जीरो नहीं बनेगी, सेंटर में तुम यार अलग ही चमन लेवल हो, ये हमने इतनी देर से यहाँ पे जो गाथाएं गाई हैं ये तुम सारी फील्ड कहाँ निकाल रहे हो, सेंटर पे निकाल रहे हो, हाँ ठीक है। हाँ सर। तो जीरो जब बनेगी तो वो कंडीशन होगी, ऐसे डायरेक्ट जीरो नहीं बनेगी कभी भी। एक सिचुएशन बताता हूँ अभी जीरो कब बनेगी, ठीक है। डायरेक्शन सेम मार्क कर दी, कहाँ पे, ओहो हो, उत्तरी पूरा ही चला गया, हाँ, ऐसे, ठीक। सुनाओ, यहां पर हम लोगों ने ले लिया एक इनर रेडियस और ये हम लोगों ने ले लिया एक आउटर रेडियस, और अगर तुम्हारा जो टोरॉइडल मैग्नेट है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, मजा नहीं आया भाई।
ठीक, और ये करंट है आप लोगों के पास यहाँ पर आई। तो इस सिचुएशन में जब लिखते हैं तो फॉर्मूला फिर बदल जाता है आपके पास, दिस इज एन म्यू नॉट आई एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई RM मीन रेडियस। तो यहाँ मीन रेडियस को कितना रख देते हैं आप लोग, दिस इज गोइंग टू बी R1 प्लस R2। आई स्टैंड फॉर करंट, ये मैंने बेटा यहाँ पे छोटा ही बना दिया, आप बड़ा कर लो इसको, ठीक है। अंश बेटा मजाक कर रहे हो आज तो तुम यार। आर इनर एंड आर आउटर बाय 2, इस तरीके से बेटा, ठीक है। तब जाकर के हमारे पास जो है वो एक टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा। सो ये बेटा आपके पास राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे अपने 4th चैप्टर, दैट इज ओनली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो यहां तक की सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी सबकी प्रॉपर तरीके से एकदम, अप टू दिस पॉइंट चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।